नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सारिका अपने दर्शकों का अपने इस प्लेटफार्म पर स्वागत करती हूं। और आज मन की बात नहीं बल्कि एक कार्यक्रम था, उसकी सारी वीडियो आप देखेंगे मेरे साथ। जो पूर्व में भाजपा के सांसद रहे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से, उनके बेटे प्रदीप सांगवान बड़ौदा से हाल ही में 2024 के विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे। आज उन्होंने अच्छा खासा अपना शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये आज उनका पहला इस बड़ौदा विधानसभा में उनका दौरा था। गोहाना में उनका स्वागत हो चुका है। आज था बड़ौदा। अच्छी खासी भीड़ जुटाई प्रदीप ने, और जितना भी मैंने वहां सुना ना, जो उनके भाषण सुने या जो उनकी जो शक्ति प्रदर्शन कहूँ मैं एक तरह से, वो सीधा सीधा 2029 के चुनाव को लेकर था। और इस दौरान करीब 15 सरपंचों को उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। हालांकि उनमें से कुछ इनके अपने समर्थक भी हैं, पर मुझे लगता है कि सरपंचों को शामिल करवाना का जो मकसद है वो सरपंचों का भी अपना कुछ हो सकता होगा, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और कुछ डिमांड्स भी रखी प्रदीप ने। एक बात और कही उन्होंने कि भाई जितनी भी 43 सड़कें हैं और कुछ काम हैं, प्रदीप सांगवान को बेशक ना बनाया हो आपने एमएलए इस हल्के की जनता ने, पर वो विधायक के तौर पर वो काम कर रहे हैं। हालांकि इस विकास कार्यों को लेकर जो बड़ौदा के कांग्रेस के विधायक हैं वो और भाजपा के जो ये प्रदीप सांगवान हैं, इनके बीच में थोड़ी बहुत इन विकास कार्यों को करवाने को लेकर एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती रहती है। पर आज अर्चना गुप्ता ने साफ कर दिया कि आने वाला जो चुनाव है हम उसकी तैयारी में अभी से जुट गए हैं। और मेरा टारगेट जो है, अर्चना गुप्ता का ये कहना कि मेरा जो टारगेट है उन विधानसभा क्षेत्रों पे है जिस पे हम कमल का फूल खिला नहीं पाए। इस बार गोहाना में खिला है पहली बार, तो अगला उनका जो टारगेट है वो बड़ौदा है। 2 दिन पहले भी उन्होंने रोहतक में एक बात कही कि भाई रोहतक लोकसभा क्षेत्र सिरसा भी हमारा टारगेट है। मतलब जहां वो लोकसभा की सीटें और जहां विधानसभा की सीटें जीत नहीं पाए, उनका टारगेट उन सीटों को जीतना है। और इस बहाने वो सीधा सीधा उन्होंने हमला बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। भाई मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, अरे 12 साल से जो लोग सत्ता से बेदखल हैं, आप उन पर हमला बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता वो क्या साबित करना चाहते हैं। और दूसरा, उन्होंने जमकर केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की नीतियों का भी अच्छा खासा बखान किया। और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के लिए है। उन्होंने क्या कुछ बोला और क्या कुछ वो वायदा करके गई हैं। इस दौरान सभी कुछ खिलाड़ियों को भी उन्होंने सम्मानित किया। और जनता विद्या भवन बुटाना में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता है, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया और कहा कि मुझे बड़ौदा में आप फिर से बुलाना। बहुत सारी बातें की उन्होंने, बहुत सारी, मतलब देश के प्रधानमंत्री की तारीफ, केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ। तो आप वो वीडियो भी देखिए और आप ये सारी चीज़ें देखिए। और प्रदीप सांगवान क्या 2029 में फिर से इनके प्रत्याशी होंगे, इस बात का फैसला भी आज वाली जनसभा से हो सकता है, अगर आप ये आकलन करें, विश्लेषण करें। हमारे साथ बने रहिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। न्यू बोले के बेबे यो तो हुड्डा का गढ़ है। ये भाई मैंने कहा बताओ क्यों, क्या था गढ़ रह गया हुड्डा का? अगर हुड्डा का गढ़ होता तो हमने 43 रास्ते पास करवाने की जरूरत थी के? अगर हुड्डा का गढ़ होता तो 25 किलोमीटर खेता के रास्ते पास करवाने की जरूरत थी के? गढ़ था तो विकास करा लेता, क्यों नहीं विकास कराया? बताओ बड़ौदा हल्के का, बताओ क्यों नहीं कराया? आज 27 सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज वो शामिल हुए हैं। 27 सरपंच शामिल होना कोई छोटी बात नहीं है। आज मैं आप सबके आगे बात रखना चाहती हूँ कि अगर 90 के 90 हलकों की कोई चिंता करता है तो वो मुख्यमंत्री नायब सैनी करता है। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, विकास कराया खाली रोहतक का। बाकी सारे जिले मुख्यमंत्री, एक जिले का मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री एक विधानसभा का भी मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, 90 के 90 हलकों का मुख्यमंत्री होता है। जो आदमी 90 के 90 हलकों में विकास करवाता है वो ही मुख्यमंत्री की जो पदवी मिलती है ना, उस पदवी के साथ न्याय करता। थाना भाई प्रदीप सांगवान, चे बड़ा भाई नायब सिंह सैनी कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है ना तो जात पात में विश्वास रखती। अरे तो एक ही परिवार का आदमी राज्यसभा का सांसद है तो भी लोकसभा का जो चुनाव है ना वो भी बेटा ही लड़ेगा। क्यों भाई? और कोई कांग्रेस में कार्यकर्ता ना सके और कोई कार्यकर्ता कांग्रेस में ना से राज्यसभा का होगा तो भी लोकसभा का चुनाव बेटा लड़ेगा, लोकसभा में होगा तो भी राज्यसभा में बेटा ही जाऊंगा। तो ये जो कांग्रेस की पार्टी है ना, या तो परिवारवाद या वंशवाद या क्षेत्रवाद या फिर भ्रष्टाचार और कुछ ना सयाड़े। या आपने देख भी लिया 12 साल हो गए, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई आदमी एक बार उंगली उठा के यूं नहीं कह सकता कि मोदी ने यो भ्रष्टाचार कर दिया या पहले के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने यो भ्रष्टाचार कर दिया या नायब सैनी ने यो भ्रष्टाचार कर दिया। कति तलवार की धार पे चल रहे हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के भाई लोगों का पीसा से लोगों के ऊपर ही लगना चाहिए। या जो आज लोगों का पीसा है ना, ये मारे घर भरण खातर नहीं है, ये जनता का पीसा जनता के बीच में लगना चाहिए। और ये बात हर रोज जिस तरीके से किसान वाला, चाहे किसान की हो, चाहे युवा की हो, चाहे महिला की हो, चाहे गरीब की हो, हर रोज इनके कल्याण के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो यह मोदी और नायब की जोड़ी ही काम कर रही है। आता था कि वहां का किसान ने भूख से आत्महत्या कर ली, वोड़े के किसान ने भूख से आत्महत्या कर ली। 12 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ना, मोदी सीधा 6,000 रुपए आपके खाते में भेज रहा है। कोई किसान आज भूख से आत्महत्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने भेजा अगर भूखा है ना किसान तो 6,000 रुपए में अपने परिवार की रोटी जरूर जुगाड़ कर लेगा। और वे 6,000 रुपए भी सीधे आवे आपके खाते में। जब कांग्रेस का राज था ना, आप दे पीछे तो ये जनता के जो नेता तो हमने बना रखे थे ना, जिनका तुम कहो कि गढ़ है बड़ौदा, आप दे पीछे तो यही खांचे थे। केंद्र से आए थे वो भी खांचे थे, जो प्रदेश सरकार दे रही थी वो भी खांचे थे। हमारे आज बुढ़ापा पेंशन आती है, भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार नहीं आई, कोई भी हमारा जो ताऊ है, दादा है, एक बार खड़ा होके बता देगा क्यों कर मिला करती तुमने पेंशन, कभी पेंशन खाते में आई के? आज जितनी पेंशन